फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज हम लोग आधुनिक स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में उस कड़ी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बिना भारतीय स्वतंत्रता की आज़ादी मिलना असंभव था। जी हाँ, हम लोग आज क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ एक तरफ हमारी आज़ादी में गांधी युग या गांधीवादी विचारधाराओं का महत्वपूर्ण रोल है। जिस तरीके से गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पे चल के सत्य अहिंसा का पालन करते हुए हमें आज़ादी की एक नई दिशा प्रदान की तथा हम लोगों को प्रेरित किया कि हम किस तरीके से अहिंसक रह के आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। वहीं एक ऐसा वर्ग भी था हमारे बीच जिसे क्रांतिकारी बोला गया, जो एक अंग्रेजी सरकार के अंदर अमूल चूल परिवर्तन करके एक जन क्रांति लाना चाहता था, जो अपने साहस या अपने द्वारा किए कार्यों से ब्रिटिश सत्ता को भयभीत करना चाहता था। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी का अर्थ होता है अमूल चूल परिवर्तन लाना, ऐसी घटना या इस तरीके से कार्य पद्धति का अंजाम देना जिसके द्वारा हम सत्ता को हिला सकें या सत्ता की जड़ों को कमज़ोर करने का कार्य कर सकें। तो आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन ने किस तरीके से भारत की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना अहम रोल अदा किया, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो स्टार्टिंग हम इस पूरे लंबे पीरियड को अगर हम देखें तो इस क्रांतिकारी आंदोलनों को हम दो भागों में बांट के देखते हैं। हालांकि ये कब शुरू हुआ इसका अथेंटिक डेट तो नहीं, क्योंकि ये घटना छुटपुट रूप से धीरे धीरे लगातार चल रही थी। हालांकि जो सोर्स हमें मिले हैं जिनमें पहली घटना मानी गई, इससे पहले भी छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उन घटनाओं को विस्तृत रूप से या व्यापक रूप से क्रांतिकारी कहना सही नहीं समझा गया। तो आज के लिए हम जो क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं उसको मेनली दो भागों में बांटा गया। पहला चरण माना गया 1905 से 1915 के बीच का चरण, दूसरा बांटा गया 1915 से 1946 के चरण। अगर हम एक ही चरण के बीच में मिला के पढ़ें तो थोड़ा लंबा पीरियड हो जाएगा, क्योंकि बीच में गांधीवादी विचारधाराओं ने भारत में उदय किया, उनका जन्म हुआ, उनके द्वारा जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह या इवन असहयोग आंदोलन की जो मुहिम छेड़ी गई, उससे जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो युवा क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों को लगा कि जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं वही तो गांधी जी कर रहे हैं, तो वो लोग उसमें जुड़ गए। इसलिए जो क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप था वो चेंज हो गया। लेकिन जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तब फिर से द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म होता है। फिर उसके द्वारा वो किस तरीके से अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। जैसा कि क्रांतिकारी का अर्थ है अमूल चूल परिवर्तन लाने वाले ऐसा कार्य करना जिस पद्धति से हम ब्रिटिश सरकार की सत्ता को डराने का, भयभीत करने का कार्य करें या उनको हमारे बारे में सोचने पे मजबूर करें कि हमें हल्के में ना लिया जाए। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए यदि हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम एक कहते संवैधानिक तरीके से विरुद्ध जाके हम असंवैधानिक तरीके से अहिंसक बन के भी अपनी बात को मनवाने के लिए आपके समक्ष तैयार हैं। ये चीज़ सरकार के दिमाग में बैठाने की कोशिश की गई। तो बोला गया इसका उद्देश्य क्या है, हिंसा के जरिए ब्रिटिश सत्ता के अंदर खौफ पैदा करना। अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है सामने, तो इसमें क्या है ना, जब 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, तो 1885 से लेकर 1900 तक के बीच में एक उदारवादी चरण का फेज था, 1905 तक का। लेकिन उदारवादियों की जो विचारधाराएं, जैसा कि मैं पहले की क्लासेस में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि वो लोग अनुनयन, विनयन, प्रार्थना को अपनी कार्य पद्धति मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार अच्छी है, बस उनको थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारे भारतीयों के अंदर एक संवैधानिक सुधार करने का कार्य करेंगे। लेकिन जैसे उनकी बातों को अनसुना किया गया तो कांग्रेसी नेता थे, उनके बीच ही एक उग्र दल निकल के तैयार हुआ, जिसमें प्रमुख नेता कौन से थे आपके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल की तिगड़ी बोला जाता था। ठीक है, तो उन्हीं में एक प्रमुख नेता है बाल गंगाधर तिलक जी। ये उग्रवादी नेता थे,
लेकिन जो इनकी विचारधाराएं थी वो एक क्रांतिकारी थी। हालांकि ये हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन ये अपने भाषणों के जरिए या अपने विचारों के जरिए या अपने पत्रों के जरिए हमेशा भारत के युवा वर्ग को प्रेरित करने का कार्य करते थे। वो ऐसे ऐसे कार्य संचालित करते थे जिसके जरिए भारत का युवा पीढ़ी एक देश प्रेम की भावना से एकजुट हो और ऐसे कार्यों को अंजाम दे जो उनको आज़ादी की लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ाए। इसी की कड़ी में आपके तिलक जी के द्वारा शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव से किया गया। ये क्या है, गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये मेनली महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम थे। इसमें इनका मुद्दा मकसद क्या था कि आप जनरली आप सब लोगों को इकट्ठित करना थोड़ा संभव नहीं होता था। एक इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग जनता को इकट्ठा करना आसान नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, एक उत्सव उन्होंने आयोजित किया कि चलो हम शिवाजी के नाम पे एक उत्सव मनाएंगे। तो उसमें जितने भी युवा वर्ग हैं सब शामिल होंगे। वहाँ पे उन लोगों को अच्छे अच्छे भाषण देके देश प्रेम की भावना को जागृत किया जाएगा और आपका गणेश उत्सव में इन लोगों को इकट्ठे करके देशभक्ति की भावना जगाई जाएगी। तो इन दो महोत्सव ने भारतीय युवाओं के मध्य महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए प्रेरित किया। ये भी बात जो हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला जो सोर्स मिला है आपको क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट करने का वो महाराष्ट्र से ही स्टार्ट किए गए हैं। ये ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा गया। ऐसे तो बहुत टाइम से पहले से भी गतिविधियां चल रही थी, जैसे कि जब 1857 की क्रांति हुई उसी टाइम पीरियड में जनजातीय विद्रोह भी हो रहे थे। ये जनजातीय विद्रोह या 1857 की क्रांति, इसके बारे में हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इस पर ही फोकस करते हैं। तो क्या होता है, कुछ 1879 के आसपास की बात है। 1879 के आसपास अकाल पड़ा होता है। उस अकाल के पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती लगान वसूला जा रहा होता है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो वहीं पे एक किसान है आपके ये वासुदेव बलवंत फड़के जी किसानों की दुर्दशा को देख के विचलित होते हैं तथा वो इनके लिए एक ऐसा समूह संगठन बनाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। इसलिए वो अपना एक समूह, एक संगठन का गठन करते हैं जिसको वो रमोसी क्रांतिकारी संगठन कहते हैं, जिसमें वो मेनली वहाँ की जो जनजातियाँ थी, भील, कोली या अन्य जनजाति थी, उन लोगों को शामिल करके एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसके जरिए वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी विचारधाराओं को सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया और इन्होंने अपने कार्य संचालन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भयभीत करने का कार्य भी किया। इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको आद्य क्रांतिकारी या आदि क्रांतिकारी, मतलब क्रांतिकारी के प्राचीनतम रूप, आदि मतलब प्राचीन, आदि क्रांतिकारी भी इनको कहा गया। ये तो स्टार्ट हो गया कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का पिता, फादर ऑफ द क्रांतिकारी, इनको किसको कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? ये आपके वासुदेव बलवंत फड़के। इसके बाद पूछा जाता है पहली घटना कहाँ घटी। ये महाराष्ट्र में पहली घटना देखी गई आपके 1897 में। एक व्यायाम मंडल था जिसकी स्थापना चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। चापेकर तीन भाई थे, बलवंत कृष्ण चापेकर और दामोदर कृष्ण चापेकर। इनके द्वारा एक व्यायाम मंडल बनाया गया। व्यायाम मंडल क्या होता था? जिसमें वो लोगों को संगठित करते थे, युवा वर्ग को, उनको व्यायाम सिखाते थे, उनको शारीरिक रूप से दक्ष बनाने का कार्य करते थे। उनका मानना था कि जब आप शारीरिक रूप से दक्ष होंगे, सबल होंगे, तब तो आप देश की लड़ाई में अपने शरीर का दमखम का प्रयोग करके सरकार के या ब्रिटिश सत्ता के सामने लोहा ले पाएंगे। लोहा लेने का मतलब है आप उनके समक्ष मजबूती से खड़े हो पाएंगे। तो पहले आपका किसी युद्ध में या किसी क्रांति में शामिल होने के लिए आपका मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी सबल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए वो एक व्यायाम मंडल का गठन करते हैं। उन्हीं के व्यायाम मंडल के द्वारा एक घटना घटित होती है। उसमें क्या होता है, 1897 के आसपास पूना में
प्लेग फैला होता है। प्लेग समझते हैं ना, चूहों की वजह से जो प्लेग महामारी फैली थी उसका कोई इलाज नहीं था, तो बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो उसके लिए 2 ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किए गए, आपके रेड एंड एमएस्ट। 2 लोगों को नियुक्त किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप घर घर जाइए और निरीक्षण कीजिए किस घर से कितने लोग मरे हैं। यहाँ तक तो सही था, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, जो रेड एंड एमएस्ट बहुत ही भ्रष्ट टाइप के कमिश्नर थे या पुलिस अधीक्षक थे। ये लोग क्या करते थे, घर जाते, घरों में घुसते थे और जो भारतीय महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करते थे। अभद्रता मतलब ऐसा व्यवहार जिसकी तुलना नहीं की जा सकती या जिसको बोला नहीं जा सकता, इस तरीके का शर्मनाक व्यवहार या कृत्य ये लोग महिलाओं के साथ करते थे। तो उस कृत्य से या उनकी हरकतों से रुष्ट होकर भारतीय युवा आपके चापीकर बंधुओं ने उनको मारने का निर्णय लिया और इसी के परिणाम तहत वो 1897 में प्लेग कमिश्नर रेड एंड एमएस्ट की हत्या कर देते हैं। ये पहली भारत में किसी यूरोपीय की गई हत्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट डाउन कीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में किसी यूरोपीय अधिकारी या यूरोपीय कमिश्नर की या यूरोपीय किसी व्यक्ति की हत्या की गई, वो कौन 2 अधिकारी थे और कब की गई और किसके द्वारा की गई। 3 क्वेश्चन बने। तो पहली बात पूछा जाएगा कि पहले यूरोपीय किस अधिकारियों की हत्या की गई, आपके रेड एंड एमएस्ट, नाम क्लियर। फिर पूछा जाएगा किसके द्वारा की गई, चापेकर बंधुओं के द्वारा। फिर 1897 में उनके द्वारा किस मंडल का गठन किया गया था, व्यायाम मंडल का। इतना क्लियर है। अब जो इन्होंने हत्या की, इस हत्या की तुलना बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी में इसके बारे में उल्लेख किया गया। जो उनका पत्र था बाल गंगाधर तिलक का केसरी, जिसको वो किस भाषा में लिखते थे, मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक के 2 पत्र हैं, आप लोग याद रखिएगा बाल गंगाधर के 2 पत्रों के बारे में। एक पत्र है मराठा, एक पत्र है केसरी। मराठा है वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता है और जो केसरी है वो आपका मराठी में प्रकाशित होता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा फोकस करिए, मराठा अंग्रेजी और केसरी मराठी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का मराठा पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था, या ये पूछा जाता है केसरी पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो केसरी किस भाषा में प्रकाशित हो रहा है आपका, मराठी में। तो केसरी पत्र के जरिए वो इस हत्या की सराहना करते हैं। सराहना का मतलब एक कहते हैं ये अच्छा कदम है। जब कोई अंग्रेज अधिकारी हमारे माँ बहनों के साथ गलत व्यवहार करेगा तो उनके साथ यही कृत्य होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, और मनोबल बढ़ रहा है भारतीयों का कि भाई हमने किया, हमारी सराहना की जा रही है, तो ये अच्छा कार्य है। और इसकी तुलना वो शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से करते हैं। जब शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, उस घटना की तुलना वो चापेकर बंधुओं के द्वारा रेड एंड एमएस्ट की हत्या से करते हैं। इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता किसको कहा जा रहा है, वासुदेव बलवंत फड़के, याद रखिएगा। फिर पूछा जाता पहली घटना 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा हुई, जिसमें वो प्लेग के कमिश्नर थे, रेड एंड एमएस्ट की हत्या कर देते हैं और फिर उसकी तुलना बीजी तिलक के द्वारा अफजल खां की मृत्यु से की जाती है। इतना क्लियर। इसके बाद दूसरी घटना के बारे में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में क्या होता है। महाराष्ट्र में 1899 में वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला संगठन का गठन किया जाता है। ये मित्र मेला समिति का गठन किया जाता है। कार्य क्या करता है, ये युवाओं को मतलब एकजुट करता है, युवाओं के अंदर जोश की बातें पैदा करता है, उनके अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए प्रेरित करता है, उनको शस्त्रवार सिखाता है, उनको कई कई चीज़ें सिखाई जाती हैं। उन्हीं में क्या होता है, संगठन है एक क्रांतिकारी युवा वर्ग का संगठन जो अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एकजुट होके कुछ करने की प्रेरणा दे रहा है। उसी संगठन को बाद में जाके अभिनव भारत संघ में परिवर्तित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए क्या मित्र मेला संघ और अभिनव भारत संघ एक ही है, तो हाँ एक ही है। पहले मित्र मेला संघ का गठन हुआ, बाद में चल के वो अभिनव भारत में स्थापित हो गया। वो किसने स्थापित किया, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इतना क्लियर है। अब क्या है कि अब जो अभिनव भारत संघ के एक व्यक्ति हैं, उसी का एक युवा नेता है, क्रांतिकारी व्यक्ति है, अनंत लक्ष्मण करकरे। इनके द्वारा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पे, जहाँ से नासिक में त्र्यंबकेश्वर से कौन निकलती है, गोदावरी नदी। यहाँ पे अभी क्या है,
त्र्यंबकेश्वर में शिव जी का तो मंदिर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो त्र्यंबकेश्वर नासिक के जिले के मजिस्ट्रेट होते हैं जैक्सन, उनकी हत्या कर देते हैं। तो उन पे कौन सा केस चलता है? नासिक षड्यंत्र केस। तो पूछा जाता है कि नासिक षड्यंत्र केस में आरोपी कौन था? लक्ष्मण, अनंत लक्ष्मण करकरे, जिसने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की। जिला मजिस्ट्रेट क्या करता था? वो क्रांतिकारियों के साथ गलत व्यवहार करता था, भारत के युवा वर्ग के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता था, जिससे भारत का जो युवा वर्ग था महाराष्ट्र का, वो दुखी था या गुस्से में था, उसने को इनसे बदला लेना था। इसलिए अनंत लक्ष्मण करकरे के द्वारा क्या हो रहा है? जैक्सन की हत्या की जा रही है। इतना सॉर्टेड। इसके बाद होता है, ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में मित्र मेला संघ याद रखिएगा, अनंत लक्ष्मण करकरे, अभिनव भारत संघ। इसके बाद इसी बीच में बंगाल का जो जगह है, बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। तो बंगाल में कुछ प्रमुख लीडर्स हैं जिनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन हो रहा है। उनमें नाम है आपके वारिंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और ब्रह्म बांधव उपाध्याय और अरविंद घोष, और भी लोग हैं। ये कुछ प्रमुख लीडर हैं। ये अपने किस तरीके से बंगाल की जनता को या बंगाल की युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं? ये पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जनता को अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जागरूक करते हैं। ये ऐसे ऐसे पत्र लेख लिखते हैं जिसके द्वारा लोग प्रेरित हों और देश प्रेम की भावना जागे। उन्हीं में क्या होता है, बंगाल में ये लोग पत्रों के द्वारा क्या कर रहे हैं? देशभक्ति की भावना पैदा कर रहे हैं। तो उन्हीं में बंगाल में एक संगठन है, अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती। कौन सी समिति? अनुशीलन समिति। 1902 में इसकी स्थापना कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्रा, पीएन मित्रा बोला जाता है, इनके द्वारा स्थापना की गई। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? प्रथम नाथ दत्त मित्र, प्रथम नाथ मित्र ने इसकी स्थापना की। इनको पीएन मित्रा बोला जाता है। इसकी जो क्या कहते हैं ब्रांचेज या शाखाएं ढाका में भी थी, और इसकी लगभग उस समय कितनी ब्रांचेज हैं आपकी? 500 से ज़्यादा शाखाएं थी। इतना याद रहेगा। अब क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अनुशीलन समिति त्याग, देश प्रेम की भावना, ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो यहीं पे एक व्यक्ति है, अनुशीलन समिति के कार्यकर्ता है हेमचंद्र कानूनगो। इनको पेरिस भेजा जाता है कि आप पेरिस जाइए, वहाँ पे बम बनाने की पद्धति सीख के आइए। आप बम बनाने की कार्य पद्धति सीख के आइए और भारत में एक कारखाना हम लगाएंगे जहाँ पे हम बम बनाएंगे, और उन बम के जरिए हम ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का कार्य करेंगे। इतना क्लियर है? तो हेमचंद कानूनगो जी पेरिस जाते हैं, बम बनाना सीख के आते हैं। और उसी के बाद मणिक तल्ला एक जगह है बंगाल में, वहाँ पे एक कारखाना स्थापित किया जाता है बम बनाने का। यहाँ तक क्लियर कहानी है। लेकिन उसी बीच में एक घटना हो जाती है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस क्या है कि कलकत्ता में एक जज होते हैं किंग्सफोर्ड, वहाँ पे वो बहुत ही कहते हैं अमान्य व्यवहार करते हैं या गलत तरीके से वो जजमेंट देते हैं, जिससे युवा वर्ग मतलब गुस्से में होता है। फिर उनका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर में बिहार में हो जाता है। तो जो ये इसके जो अनुशीलन समिति के जो कार्यकर्ता हैं आपके खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और लोग हैं, ये लोग इनको मारने की योजना बनाते हैं और ये लोग मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की बग्गी पे बम फेंकते हैं। पूछा जाता है किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम किसने फेंका? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये लोग बम फेंकते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक गलती से प्रफुल्ल इस बग्गी पे किंग्सफोर्ड नहीं बैठा होता, उसकी गड्डी पे एक कैनेडी होते हैं, कैनेडी की पत्नी और बेटी होते हैं, वो लोग मर जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करते हैं तो प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लेते हैं, खुद ही मर जाते हैं, और खुदीराम बोस को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। खुदीराम बोस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, इनको बोला जाता है किस पहली युवा क्रांतिकारी को फांसी दी गई पहली बार? तो खुदीराम बोस पहले युवा क्रांतिकारी होने का श्रेय प्राप्त है जिनको फांसी दी गई, और मात्र 15 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई। इतना क्लियर है? तो पूछा जाता है खुदीराम बोस को या प्रफुल्ल चाकी को पूछेंगे खुदीराम बोस को किस केस में फांसी दी गई? तो आपका किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका गया था, जिसपे केस चला था मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, जिसके तहत उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। इतना क्लियर है? ये एक्चुअली क्या है ना, क्रांतिकारी आंदोलन वन लाइनर है, पॉइंट्स हैं,
इनको लिखकर याद ही करना पड़ेगा। इनकी ज़्यादा स्टोरी और कुछ हम बता नहीं सकते, तो आपको फैक्ट्स ही याद करना पड़ेगा। क्रांतिकारी क्या है, वो लोग छुटपुट तरीके से अपनी गतिविधियों के द्वारा सत्ता को हिलाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि उनकी इन गतिविधियों से आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन कुछ तो मूवमेंट हुआ कहीं ना कहीं, थोड़े ही रूप में, लेकिन ब्रिटिश सत्ता को डिस्टरबेंस तो पैदा हुआ, उनके अंदर थोड़ी सी परेशानी या दिक्कत का सामना तो उन्हें करना पड़ा, बस वही उनके योगदान है। अब ये कहो कि इन छुटपुट घटनाओं से भारत को आज़ादी मिल गई, तो ये तो गलत होगा कहना, लेकिन इन छुटपुट घटनाओं को अगर संजोया जाए, एक माला में इनको जोड़ा जाए, तो धीरे 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 ये मिलके एक आज़ादी की दिशा में अग्रसर हो रही है। ठीक है, तो इसी के बाद एक घटना होती है मुजफ्फरपुर के पास, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है कि मणिकतल्ला कारखाना में छापा मारा जाता है। क्यों मारा, इससे पहले क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की बग्गी पे बम फेंका गया, तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार थोड़ी हरकत में आई। उसने जितने भी क्रांतिकारी आतंकवादियों, क्रांतिकारी जो संगठन थे, क्रांतिकारी लोग थे, युवा वर्ग थे, उनके जो संगठन थे या उनके केंद्र पे सब पे छापा मारी स्टार्ट कर दी। उन्होंने सब जगह छापे मारे, तो वहीं पे मणिकतल्ला में जो कारखाना बनाने का था, आपका बम बनाने का कारखाना, वहाँ पे इन्होंने छापा मारा और 34 लोगों को अरेस्ट किया। 34 लोगों को अरेस्ट किया, उन लोगों पे सजा सुनाई गई। उन्हीं में एक व्यक्ति थे आपके बारिंद घोष, जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, और एक अरविंद घोष है, जिनको भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन साक्ष्य ना होने के अभाव में उनको मुक्त कर दिया जाता है। और उसके बाद अरविंद घोष इस राजनीति से संन्यास लेके पांडिचेरी चले जाते हैं, और वो वहाँ पे आजीवन सन्यासी बन के रहते हैं। वहाँ पे वो एक कर्मयोगी समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। इससे पहले भी अरविंद घोष के द्वारा कुछ पत्र प्रकाशित किए गए, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे वंदे मातरम पत्रिका चलाई गई इनके द्वारा, भवानी मंदिर नाम एक बुक लिखी गई, भवानी मंदिर नाम एक पुस्तिका लिखी गई। इसमें उन्होंने बताया कि पर्वत पे कोई मंदिर है भवानी जी का, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए युवा वर्ग को प्रेरित कर रहा है, इस टाइप की कहानियाँ उन्होंने सुनाई। ठीक है, अब इसी टाइम पे जो इसमें और कार्यकर्ता थे, जैसे भूपेंद्र नाथ दत्त, उनकी बुक है योगांतर, सचिन सान्याल है बंदी जीवन, ब्रह्मदत्त उपाध्याय है संध्या। ये पूछी जाती है बुक्स किन की है, बंदी जीवन किसकी है, सचिन सान्याल की, आपकी ब्रह्मदत्त की कौन सी बुक है, संध्या, है ना। ये सारी बुक इनके बारे में पूछी जाती है। तो ये था बंगाल। इसके बाद क्या होता है आपका, हमने महाराष्ट्र पढ़ा, बंगाल पढ़ा, अब आ जाते हैं दिल्ली पे। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र, ये क्या घटना है आपको अगर याद हो, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो 1911 में दिल्ली में क्या हुआ है, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली दरबार लगा है। दिल्ली दरबार में कौन है, जॉर्ज पंचम भारत आए पहली बार किसी दरबार में, किसी जब अंग्रेजों के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनके सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया। कुल 3 दिल्ली दरबार लगे, एक 1878 में, दूसरा 1903 में, और तीसरा लगा आपका 1911 में। अंग्रेज राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। तो 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणाएं की गई दो। पहली घोषणा की गई कि जो 1905 में हमने बंगाल विभाजन किया था उसको हम रद्द कर देते हैं, और उसकी जगह बिहार और उड़ीसा को 2 स्वतंत्र राज्य हम बना देते हैं, और बंगाल तोड़ दिया बिहार उड़ीसा में। दूसरी घोषणा की गई कि उस समय जो राजधानी दिल्ली थी उसको वापस, नहीं, राजधानी जो कलकत्ता थी उसको वापस दिल्ली, वापस नहीं, उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। वापस दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित कब की गई, 1911 के घोषणा में। ये 2 घोषणाएं की गई, इसलिए तो दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट है। लेकिन हुआ क्या, उसी घोषणा के चक्कर में जो इस समय वायसराय हैं, कौन है, लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड हेडिंग का ये चांदनी चौक वाले एरिया में जुलूस निकल रहा होता है। तो भारतीय क्रांतिकारी लोग उनके जुलूस पे बम फेंकने की योजना बनाते हैं और बम फेंकते भी हैं। उस योजना में जब बम फेंका जाता है तो भारतीयों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ 38-34 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, उन लोगों को सजाएं सुनाई जाती हैं। उसी में एक प्रमुख नेता होते हैं आपके रास बिहारी बोस, जो वहाँ से फरार होकर जापान चले जाते हैं। इतना क्लियर है। तो पूछा जाता है रास बिहारी बोस पे कौन सा केस चलाया गया था, दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, उसके बाद उसी दरबार के टाइम पे 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था जिसके ऊपर बम फेंका गया।
जिसमें भारतीय युवाओं क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी में एक प्रमुख नेता होते हैं आपके रास बिहारी बोस, जो फरार होकर भागने में सफल होते हैं, और वो जापान जाके अपनी एक INA की स्थापना करते हैं, IIL की स्थापना करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करते हैं, और आज़ाद हिंद फौज का संगठन करते हैं। जो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो मैंने क्लास पढ़ाई, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और किस तरीके से IIL इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की, और किस तरीके से इन्होंने आगे चल के इस दोनों संगठनों का संचालन सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया। वो आपको प्रीवियस क्लास में मिल जाएगा। तो यहाँ पे रास बिहारी बोस के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इसके बाद नेक्स्ट घटना है, ये तो सब भारत में घटनाएं हो रही थी। भारत में आपकी महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, और ये आपका हो गया दिल्ली। ये प्रथम चरण की घटना है। इसी टाइम पीरियड में भारत के बाहर भी कुछ घटनाएं आयोजित हो रही थी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कुछ जितने युवा वर्ग है सब भारत में ही रह रहे हैं, कुछ लोग भारत से भाग के दूसरे देशों में चले गए, जैसे अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान। वहाँ वो लोग जाके क्या कर रहे हैं, विदेश में जाके ब्रिटेन सरकार की जो नीतियां हैं, उनके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको वहाँ की जनता को उससे अवगत कराना, वहाँ लोगों को बताना कि देखिए ब्रिटिश सत्ता भारत में किस तरीके से जुल्म ढा रही है, या उन लोगों को, भारतीयों को प्रताड़ित कर रही है। तो भारत के जो युवा वर्ग अप्रवासी बन के भारत बस गए हैं, उन लोगों को एकजुट करना, उनके साथ धन जुटाना, या उनके द्वारा संगठन करके हथियारों का इकट्ठा करना, या ऐसी कार्य पद्धतियों का संचालन करना जो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इस तरीके से जगह जगह छुटपुट कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उसी में एक है आपके लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन जाके बच जाते हैं। वहाँ पे वो भारतीयों को प्रेरित करने के लिए, भारतीय युवाओं वर्ग को एकजुट होकर देश की आज़ादी की लड़ने के लिए इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और वहीं पे वो अपने हाउस, एक घर होता है उनका जिसको इंडिया हाउस कहते हैं, उस हाउस में वो किन लोगों को रखने की अनुमति देते हैं, जो युवा, जो छात्रवृत्ति पाके लंदन में पढ़ने गया है, उनको वहाँ रहने के लिए आसरा देते हैं। और वहाँ इंडिया हाउस के जरिए उन युवा लोगों को पढ़ाई के साथ साथ देश की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकजुट किया जाए और देश की आज़ादी में सहयोग उनसे लिया जाए। ठीक है। इसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इंडिया हाउस। इन्हीं के एक छात्र होते हैं मदनलाल ढींगरा, इनके द्वारा कर्जन वायली की हत्या की जाती है 1909 में। कर्जन वायली एक अंग्रेजी अफसर है जिनकी हत्या मदनलाल ढींगरा के द्वारा 1909 में की गई। तो आपसे सिंपल एग्जाम में पूछा जाएगा कि मदनलाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? कर्जन वायली। और ये भी पूछा जा सकता है कि मदनलाल ढींगरा किस संगठन से जुड़े हुए थे? इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में थी। ठीक है। इसके बाद एक घटना और कुछ छुटपुट क्रांतिकारी घटना हुई, जिससे मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा का नाम भारत की स्वतंत्रता संग्राम की इस महान क्रांति में या महान संग्राम में नाम एक अटूट के अमूल्य अक्षरों में लिखा है। उनके द्वारा किए गए कार्य को भारत कभी नहीं भूल सकता। ये वही पहली महिला है जिनके द्वारा जर्मनी में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वहाँ पे उस सम्मेलन में पहली भारतीय महिला थी स्टुटगार्ट में, जो तिरंगा, भारत की तरफ से तिरंगा फहराती है। ये तिरंगा आज की तरह की का तिरंगा नहीं है, लेकिन ये पहली महिला 1907 में भारत की आज़ादी का झंडा बुलंद करते हुए, अपने स्वर को आवाज़ उठाते हुए, बुलंद करते हुए वहाँ पे एक प्रतीकात्मक तिरंगे को फहराती हैं और कहती हैं कि हम भारत की आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं। और वो वहाँ पे नारा लगाती है, आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। समझे कितना बड़ा डायलॉग है? आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, आप इससे छीन नहीं सकते। तो मैडम भीकाजी कामा का नाम आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला का नाम बताइए जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया। तो कौन है आपकी? मैडम भीकाजी कामा, पहली स्वतंत्रता सेनानी महिला के रूप में इनका नाम जाना जाता है। ये
लंदन में यहाँ पे आपकी जर्मनी में रहती हैं, और ये यहाँ पे एक वंदे मातरम नामक पत्रिका का भी संचालन करती है। वंदे मातरम हमने पहले भी पढ़ा, अरविंद सॉरी वंदे मातरम पत्रिका का संचालन करती है। इसके बाद आप नेक्स्ट पढ़िए। इसके बाद हम गदर आंदोलन और कामागाटा मारू आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैं ये दोनों आंदोलन पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी कि गदर आंदोलन की स्थापना, गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भकना के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन था। इस संगठन के द्वारा वो जो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय युवा वर्ग, भारतीय लोग जाके बस गए थे, उन लोगों को एकत्रित करना, जागरूक करना, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाना, या हथियार इकट्ठे करना, या पैसा धन जुटाना, ये कार्य इनके द्वारा किया जाता था। यहीं पर ये गदर आंदोलन में इनके द्वारा एक पत्रिका का संचालन किया जाता है, गदर पत्रिका, जो पूछा जाता है एग्जाम में। गदर पार्टी के द्वारा चलाई गई, प्रकाशित की गई गदर पत्रिका पहली बार किस भाषा में अंकित की गई थी? आपकी उर्दू में। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज आप प्रीवियस क्लास में देख लीजिए। इसके बाद एक है आपका कामागाटा मारू षड्यंत्र। ये मैंने आपको बताया था कि कनाडा की सरकार के द्वारा एक कामागाटा मारू जहाज है, ये सिंगापुर से जाता है, ये भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को कनाडा ले जाने का कार्य करता है। लेकिन कनाडा की सरकार घोषणा कर देती है कि हम उन भारतीयों को कनाडा में प्रवेश नहीं करने देंगे जो दूसरी जगह से वहाँ आए हैं, क्योंकि जहाज तो सिंगापुर से जा रहा है। उनका कहना है कि जो भारतीय केवल भारत से सीधे कनाडा जा रहे हैं, उनको हम अपने देश में अनुमति देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये लोग जहाज लेके, गुरुदत्त सिंह एक व्यक्ति हैं, वो लेके जाते हैं भारतीयों को, लेकिन वो वहाँ की कनाडा की सरकार उनको अपने तट पर उतरने नहीं देती, वापस भेज देती है। उसी के विरुद्ध में ये आंदोलन चलाया जाता है। जब ये लोग वापस लौट के आपके कलकत्ता के तट पे आते हैं, तो पुलिस के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको वापस पंजाब भेज दिया जाता है। तो इसी में कुछ लोग होते हैं, वो लोग वहाँ पे कनाडा में ही एक शोर कमेटी का गठन करते हैं, जिसके द्वारा कनाडा की सरकार को समझाने का कार्य करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, जो लोग भारतीय आए हैं, प्रवासी भारतीय, उनको अपने यहाँ अनुमति दें। लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए कामागाटा मारू घटना सिंपल सा आपसे पूछा जाता है किससे जुड़ी हुई है? एक जहाज है कामागाटा मारू नाम का, उस जहाज को लेके घटना है जो कनाडा की सरकार के द्वारा भारतीयों को अपने देश में अनुमति देने से रोक देता है। बस इतना याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज है, जापानी जहाज, इतना याद रहेगा। इसके बाद आपके आता है द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। अभी तक हमने प्रथम चरण का आंदोलन पढ़ा 1905 से 1915। फिर 1915 से 1924 के बीच में क्या हुआ, ऐसी क्या शिथिलता आ गई तो इस बीच में कोई क्रांतिकारी घटनाओं को दर्ज नहीं किया गया। फिर पुनः किस तरीके से ये लोग जागृत हुए? एक्चुअली 1916-17 में आते आते ये जब घटनाएं हो रही थी, उसी बीच में इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जितने भी क्रांतिकारी होते हैं उनका दमन कर दिया जाता है। जैसे कि रोलेट एक्ट आता है, जिसमें कहा जाता है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कानून लाया जाता है, जिसको कहा जाता है बिना अपील, ना दलील, ना वकील, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, ना कोई अपील है। इस तरीके से केवल शक के आधार पर लोगों को अरेस्ट किया जाना, तो उसकी वजह से भी गतिविधियां शांत हो जाती हैं। उसी बीच में आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं, तो युवा वर्ग थोड़ा फिर से जोश जागृत करता है, लेकिन उस जोश को गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन के जरिए समायोजित कर लेते हैं। उस जोश की एनर्जी को गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन में उपयोग करते हैं। असहयोग आंदोलन में सारे युवा वर्ग जो असहयोग के मार्ग पर सरकार का अहिंसात्मक रूप से कार्य करने का काम करते हैं, अच्छी तरीके से आंदोलन चल रहा होता है। गांधी जी के द्वारा घोषणा की जाती है, अगर ये आंदोलन सही तरीके से सुनियोजित ढंग से चलता रहा तो हम लोग 1 वर्ष के अंदर स्वराज स्थापित कर लेंगे। गांधी जी ने कहीं भी असहयोग आंदोलन में स्वराज को परिभाषित नहीं किया, तो हर व्यक्ति ने अपने तरीके से स्वराज समझा। युवा क्रांतिकारियों ने समझा कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगी, आपके मजदूरों ने, किसानों ने समझा कि हमें जमींदारों से आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें मोपला विद्रोह वगैरह भी इसी टाइम पे हुए थे। इस तरीके सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब ये आंदोलन अपने फुल चरण पे था, पूर्ण चरण पे था, उसी बीच 1922 में चोरी चौरा नामक स्थान पे 5 फरवरी को एक घटना घट जाती है, जिसमें चोरी चौरा नामक स्थान के थाने में भारतीय युवाओं के द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है, जिसके तहत 22 पुलिसकर्मी मर के राख हो जाते हैं।
इस घटना से विक्षुब्ध होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। जब गांधी जी वापस ले लेते तो जो युवा क्रांतिकारी उनके अंदर एक गुस्सा जागृत हो जाती। कहते हैं कि जब हम लोग चरम पे थे, अपनी आज़ादी को पाने के निकट थे, जब हम बराबर की टक्कर दे रहे थे, तब आपने अचानक इस तरीके से रोक के हम लोगों को एकदम स्तब्ध कर दिया, हम लोगों को अचंभित कर दिया कि अब हम लोग क्या करें। फिर इसी कारण जो युवा क्रांतिकारी नेता हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये लोग अपना एक संगठन बनाते हैं और एक एचआरए का गठन करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं 1924 में। ये प्रमुख नेता होते हैं सचिन सान्याल के द्वारा और चंद्रशेखर के द्वारा इसको गठित किया जाता है। इसमें रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब ये अपनी गतिविधियों को इसके द्वारा संचालित करते हैं। ये गतिविधियाँ कैसी हैं? ये लोग क्या करेंगे? सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए सरकार के कार्यों पे मतलब विरोध करेंगे। किस तरीके से? जैसे कि रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया है ना, उनके थाने में आग लगा दी, या उनके मतलब किसी खजाने को लूट लिया, डकैती कर ली, चोरी कर ली, इस तरीके से वो अपने कार्य का संचालन कर रहे हैं। या फिर युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए एक कुछ संगठन बना रहे हैं, या फिर उनको मतलब शक्तिशाली मतलब उनको बम बनाना सिखा रहे हैं। इस तरीके के कार्यों का संचालन करते हैं। इसी क्रम में ये लोग हथियार खरीदने के लिए इनको खजाने की जरूरत पड़ती है। युवा वर्ग को इकट्ठा करते हैं तथा हथियार इकट्ठे करने के लिए एक योजना बनाते हैं कि हमें धन चाहिए। धन के लिए वो लोग क्या करते हैं? काकोरी कांड होता है, उसको अंजाम देते हैं। क्या होता है? लखनऊ से सहारनपुर के बीच में ट्रेन चलती है पैसेंजर, उस ट्रेन को ये लोग लूटने का प्लान बनाते हैं। और ट्रेन कहाँ लूटी जाती है? लखनऊ से थोड़ा सा आगे काकोरी नामक स्टॉपेज है, वहाँ पे ये लोग सब सवार होते हैं और ये काकोरी में ट्रेन को लूटते हैं, सरकारी खजाने को लूटते हैं। खजाना लूटा गया, लेकिन ये सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। उस पकड़े जाने पे इन लोगों के पास मुकदमा चलाया जाता है, इन लोगों को सज़ा सुनाई जाती है। फिर इन लोगों को फांसी की सज़ा भी होती है। तो पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि किसको कहाँ सज़ा मिली। पूछा जाता है कि रोशन सिंह को काकोरी हत्याकांड में, काकोरी षड्यंत्र में कहाँ पे फांसी दी गई, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई, वहीं अशफाक उल्लाह खां को गोरखपुर में फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। ये 4 नाम आप याद कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए कि राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में मिला मौत, फांसी दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह खां को गोरखपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में। और इनके जो प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर, ये फरार होने में सफल होते हैं और ये भाग जाते हैं। इसके बाद ये भाग जाते हैं तो फिर क्या होता है? इस घटना के बाद एचआरए के ऊपर ब्रिटिश सरकार की और पैनी नज़र हो जाती है और वो और तेज़ी से इन लोगों की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इनको अरेस्ट करने लगती है, संगठन को निरस्त कर देती है। तो उस संगठन को पुनः एचआरए में HSRAR शब्द जोड़ के फिर से एक संगठन बनाते हैं 1928 में। ये आपके एचआरए मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में चंद्रशेखर के द्वारा किया जाता है। इसमें इस बार जो चंद्रशेखर के HSRA का गठन हो रहा है, इसमें एक नेता आपकी क्रांतिकारी युवा भगत सिंह भी शामिल हो जाते हैं। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग HSRA में शामिल होते हैं। अब ये अपनी कार्य पद्धति किस तरीके से अपना रहे हैं, अब इसके बारे में जानेंगे हम। तो 1928 में HSRA का गठन हो रहा है। ये मेन इनका कार्य होता है फिर से वही सरकार विरोधी नीतियों का विरोध करना। इसी बीच में 1927 में मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन भारत आता है और भारत में उसका विरोध होता है, जिस विरोध में लाला जी की लाहौर में सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज के आदेश पे हत्या कर दी जाए, की मौत हो जाती है लाला जी की। तो लाला जी की मौत को ये युवा क्रांतिकारी बदला लेना चाहता है, क्योंकि लाला जी पंजाब के शेर कहे जाते हैं और युवा वर्ग की एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। ये लोग एक ऐसा कार्य करते हैं कि ये लोग लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या के लिए प्लानिंग करते हैं तथा लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। इसके बाद ये घटना के बाद उसी के बाद एक घटना आती है आपकी, भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका जाता है। उस बम में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकते हुए
पर्चे उड़ाते हुए कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए बम फेंकना धमाका जरूरी है, और खुद को अरेस्ट कराते हैं। हालांकि वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ खड़े होके खुद को अरेस्ट कराना अच्छा समझा। उसी के बाद जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन भगत सिंह को वहाँ से अरेस्ट करके लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पे मुकदमा चलाया जाता है, और उसी के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी जाती है। और वहीं पे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनको 28 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जो इलाहाबाद में है, वहाँ पे वो एक अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में खुद को गोली मार के शहीद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने शरीर पे अंग्रेजों की एक लाठी नहीं लगने दूंगा, और खुद को गोली मार के शहीद कर लेते। इस तरीके से HSRA का अंत हो जाता है, और यहाँ पे एक तरीके से जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको ब्रेक लग जाता है। इसी बीच में एक घटना और है आपकी, बंगाल में सूरसेन के द्वारा भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। तो सूरसेन एक बहुत बड़े मास्टर दा हैं, उनको मास्टर दा कह के संबोधित किया जाता है। ये वहाँ पे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का संगठन करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, तथा वहाँ पे चटगांव शस्त्रागार है, उसको लूटने का योजना बनाते हैं, और ये लूटते हैं और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इस तरीके से जब चटगांव शस्त्रागार पे वो कब्जा कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष सूरसेन बनाए जाते हैं। वो थोड़े दिन सरकार चलाते हैं, लेकिन अंग्रेज शांत तो बैठने वाले हैं नहीं, वो इसके विरुद्ध कार्रवाई का संचालन करते हैं, और उसमें इनको सूरसेन को फांसी दे दी जाती है। और इनसे पूछा जाता है कि सूरसेन के द्वारा जो चटगांव शस्त्रागार का आंदोलन चलाया गया या लूटा गया, उसमें कौन कौन महिलाएं शामिल थी। तो प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्ता, इन लोगों के नाम प्रमुख हैं। इसके बाद और आगे की घटनाएं हैं, जैसे कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम भी पढ़ा चुकी हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई। आगे भी छुटपुट घटनाएं होती रही। तो आज हम लोगों ने मेनली क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जाना, किस तरीके से इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी में अपना एक अटूट अमूल्य योगदान दिया, जिस योगदान के तहत हम आज़ादी में उनके इस किए गए योगदान को हम हमेशा स्मरण रखेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। थैंक यू।